Hi everyone, and in the next section we are going to learn about data collection. अभी के लिए हमने फिगर आउट कर लिया कि जो हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं उन्हें हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड लेबल डेटा चाहिए होता है एंड कैसे उस डेटा को हम प्री प्रोसेस करते हैं, कैसे उस डेटा को हम क्लीन करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. बट हाउ इज दिस डेटा एक्चुअली कलेक्टेड? सबसे पहले तो इफ़ वी लुक एट द डेटा साइंस स्टेप्स, तो ये सारे स्टेप्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने इन चीज़ों के ऊपर काम किया था विद द हेल्प ऑफ पैंडास. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डेटा कलेक्शन, विच इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप आफ्टर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड कि हमें एआई की हेल्प से एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ डेटा होता है जिसे कलेक्ट करना होता है. Now this data can be collected from multiple different sources and data actually collect कैसे होगा, कौन से सोर्स से कलेक्ट होगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो द काइंड ऑफ डेटा दैट वी रिक्वायर डिपेंड्स अ लॉट ऑन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं या फिर हम कोई काफ़ी क्लासिकल डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें काफ़ी स्ट्रक्चर्ड क्लीन डेटा सेट्स हमारे इंटरनेट पर ही रेडीली अवेलेबल मिल जाएंगे. जैसे पैंडास के लेक्चर्स के साथ आई शोड यू मल्टीपल डेटा सेट्स विच आर अवेलेबल ऑन Kaggle. फॉर एग्जाम्पल, हम टाइटैनिक से रिलेटेड कोई मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, Kaggle जैसे किसी प्लेटफॉर्म से रेडीली अवेलेबल डेटा है उसे पिक कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन कर सकते हैं. सेकेंड केस होगा कि हमारे पास कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें एड सजेशंस देने हैं या प्रोडक्ट सजेशंस देने हैं, तो ऐसे केसेस में हम प्रेफर करेंगे कि हम अपने डेटा बेस से ही अपने डेटा को यूज़ करें. तो मेजॉरिटी केसेस में हमारे एसक्यूएल बेस्ड रिलेशनल डेटा बेसेस होते हैं, तो वहाँ से हम अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं. एक और केस हो सकता है कि हम डिवाइसेस को यूज़ करें. हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं आज की डेट में. वी हैव स्मार्ट वॉचेस, वी हैव हेल्थ वेयरेबल्स. तो इस तरीके से बहुत सारी हमारे पास वॉचेस होती हैं, बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, इनफैक्ट IoT डिवाइसेस भी होते हैं. तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिवाइसेस जहाँ से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. इसका एक काफ़ी क्लासिकल एग्जाम्पल होगा कि अगर हम हेल्थ रिलेटेड कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यूजर्स के हेल्थ वेयरेबल्स से डेटा को कलेक्ट करेंगे. तो कई बार आपने देखा होगा लोग एक रिंग पहन के रखते हैं या कई लोग एक बैंड पहन कर रखते हैं फॉर हेल्थ पर्पसेस. तो वहाँ से एक्चुअली वो जो डेटा है वो कोई ना कोई कंपनी है जो कलेक्ट कर रही होती है. तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम डेटा कलेक्शन के बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. अब जब भी हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल डेटा सोर्सेज होते हैं और ये सोर्सेज बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पर प्राइमरीली हम इन सोर्सेज को दो कैटेगरीज के अंदर, ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी होगी इसके अंदर, एक होते हैं हमारे प्राइमरी डेटा सोर्सेज. प्राइमरी डेटा सोर्स कहने का मतलब है कि जब हम अपने इंडिविजुअल केस के लिए, अपने खुद के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा सोर्स फॉर डेटा. दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा सोर्स. सेकेंडरी डेटा सोर्स के अंदर हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है जो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ होता है एंड उसी डेटा को हम रीयूज़ करने का डिसाइड करते हैं. तो हमारे पास बहुत सारे प्राइमरी डेटा सोर्सेज भी होते हैं जहाँ से डेटा कलेक्ट होता है. हमारे पास बहुत सारे सेकेंडरी डेटा सोर्सेज भी होते हैं जहाँ से डेटा कलेक्ट हो रहा होता है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को यूज़ करते हैं, उसे कस्टमाइज करते हैं. नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड लर्न इन डिटेल अबाउट दीज सोर्सेज, लेट मी शेयर अ सिंपल फैक्ट विद यू. मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, जो भी डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं वो ऑन एवरेज अपना जो 80% टाइम है वो डेटा प्रिपरेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं, जिसके अंदर डेटा कलेक्शन भी आ जाता है, हमारा EDA का प्रोसेस भी आ जाता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, विजुअलाइजेशन हो गई. इन सारी चीज़ों के ऊपर 80% ऑन एवरेज टाइम एक डेटा साइंटिस्ट स्पेंड करता है एंड बाकी का जो 20% टाइम होता है वो डेटा एनालिसिस के ऊपर यानी एक्चुअल मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर स्पेंड किया जाता है. तो दैट इज़ वाई डेटा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड इसीलिए अपने बैच के अंदर भी हम डेटा रिलेटेड चीज़ों को सीखने के ऊपर काफ़ी एम्पल टाइम है जिसको स्पेंड कर रहे हैं एंड स्पेंड करेंगे. अब डेटा इज बेसिकली द फ्यूल फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. जितना अच्छा डेटा हम अपनी एल्गोरिथम्स को फीड करेंगे उतने अच्छे आउटपुट, उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे. देयर इज अ वेरी क्लासिकल सेइंग इन कंप्यूटर साइंस जो काफ़ी ओल्ड अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर साइंस से आती है, विच इज गार्बेज इन गार्बेज आउट. एंड ये जो सेइंग है, वैसे तो ये एल्गोरिथम्स के लिए बनी है, पर ये जो सेइंग है ये हमारी मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई करती है. मतलब अगर हमारा डेटा, हम खराब डेटा, गार्बेज डेटा अगर अपने मशीन लर्निंग मॉडल को फीड करेंगे तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को हम काफ़ी वेल प्रोसेस्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, हाई क्वालिटी डेटा है उसे फीड करें. और ऐसे में डेटा रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट
कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई हमने अपने डेटा प्री प्रोसेसिंग की भी बात की, अब हम डेटा कलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, एंड आगे जाकर हम डेटा विजुअलाइजेशन को भी काफ़ी अच्छे से सीखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर डिफरेंट डेटा सोर्सेज। अभी तक हमने बात की है कि हमारे पास दो तरीके की डेटा सोर्सेज होती हैं, एक हमारी प्राइमरी डेटा सोर्सेज होती हैं, एक हमारी सेकेंडरी डेटा सोर्सेज होती हैं। प्राइमरी के अंदर हमें पता है कि हम अपने लिए मतलब एज एन इंडिविजुअल या फिर एज अ कंपनी हम अपने लिए डेटा कलेक्ट करते हैं अपनी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। अब प्राइमरी जो हमारी डेटा सोर्सेज होती हैं दे आर एक्सपेंसिव, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपनी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, बट यहाँ पर हमें अपने डेटा के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। वेयर सेकेंडरी डेटा सोर्सेज आर कंपेरेटिवली चीपर, बट यहाँ पर वी हैव टू मेक सम अडेप्टेशन डिपेंडिंग अपॉन हमें किस तरीके का डेटा मिल रहा है। इसके साथ में वी ऑल्सो हैव सिस्टम जनरेटेड डेटा, मतलब एक हमारे पास प्राइमरी टाइप ऑफ डेटा है, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज है, उसके साथ में हमारे पास सिस्टम जनरेटेड डेटा भी होता है जिसके अंदर हमारे लॉग्स आ जाते हैं, हमारा टेलीमेट्री डेटा आ जाता है, इनफैक्ट हमारे पास आर्टिफिशियली जनरेटेड डेटा भी आ जाता है। तो तीनों को ही हम एक बार देखने वाले हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। सेकेंडरी डेटा सोर्सेज काफ़ी कॉमन होती हैं क्योंकि कई बार हमारे पास रेडिली अवेलेबल डेटा होता है एंड उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, जिसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज इज आर डेटा बेसिस। हमारे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोर्सेज ऑफ डेटा जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर आवर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, वो डेटा हमारे डेटा बेसिस से हम ले सकते हैं। अब डेटा बेसिस से डेटा लेने का एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर एक तो हमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और हम ई कॉमर्स से रिलेटेड ही डेफिनेटली उस कंपनी में जाकर कुछ ना कुछ मॉडल है जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमारे डेटा बेस में ऑलरेडी हमारे पास ई कॉमर्स रिलेटेड डेटा है एंड दिस इज गोइंग टू अप्लाई टू डिफरेंट कंपनीज। जैसे अगर हम सोशल मीडिया कंपनी के लिए कुछ बिल्ड कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया यूजर्स का ही डेटा हमें रेडिली हमारे डेटा बेस के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। तो डेटा बेसिस के अंदर जो डेटा होता है, क्योंकि वो कंपनी ओन्ड होता है, वो डोमेन स्पेसिफिक होता है और वो डेटा रिलायबल भी होता है क्योंकि उसी स्पेसिफिक कंपनी का डेटा है। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज जहां से हम डेटा को सोर्स करते हैं टू ट्रेन आवर मशीन लर्निंग मॉडल्स। यहाँ पर हमारे पास जनरली दो टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। एक तो हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस हो गए जहां पर हमारा डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, एंड दूसरे हमारे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हो गए, मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब यहाँ पर एसक्यूएल के अलावा और भी डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। एसक्यूएल डेटाबेसेस के काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया। नो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास मोंगोडीबी हो गया, हमारे पास कुछ वेक्टर बेस्ड डेटाबेसेस भी होते हैं। तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेस। इनमें से सबसे कॉमन हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एंड उसी के अंदर आगे जाकर हम अभी माई एसक्यूएल डेटाबेस को एक्सप्लोर करेंगे। उसके साथ में वी ऑल्सो हैव सम पब्लिक डेटा सेट्स जिसके अंदर हमारा कैगल आ गया, हमारा यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी आ गई। यूसीआई बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर रिपोजिटरी जिसके अंदर रेडीली अवेलेबल डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं। उसके साथ में कैगल को तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, हमारा आईरिस डेटा सेट देखा था हमने, टाइटैनिक डेटा सेट देखा था। तो मल्टीपल डिफरेंट डेटा सेट्स हैं वो कैगल के ऊपर रेडीली अवेलेबल है। तो जब भी हमें ईजी एक्सेस चाहिए डेटा की, रेडीली अवेलेबल डेटा चाहिए एंड इनफैक्ट ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड एंड क्लीन डेटा चाहिए, तो वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पब्लिक डेटा सेट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में वी ऑल्सो हैव एपीआईज। एपीआईज के अंदर हमारे पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए या फाइनेंस रिलेटेड किसी एप्लीकेशन के लिए कोई मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर जो डेटा है हम किसी थर्ड पार्टी एपीआई से लेकर आ सकते हैं। एपीआईज बेसिकली स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इनको भी आगे हम देखेंगे कि एपीआईज एग्जैक्टली क्या होती हैं, कैसे वहाँ से डेटा कलेक्ट होता है। हमारी ओपन एआई की भी एपीआई होती है, बट ओपन एआई एपीआई को हम मॉडल्स के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास दूसरी एक्सटर्नल एपीआईज होती हैं जिनको हम डेटा सोर्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमें स्टॉक मार्केट रिलेटेड डेटा चाहिए तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी स्टॉक रिलेटेड एपीआई है। हमारे पास डिफरेंट कंपनीज की वेदर एपीआईज होती है, हमारे पास सोशल मीडिया एपीआईज होती हैं, जैसे ट्विटर की अपनी एपीआई है। अगर हमें यूट्यूब वीडियोज़ का डेटा चाहिए, यूट्यूब कॉमेंट्स का डेटा चाहिए, तो हमारे पास यूट्यूब की अलग एपीआई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ एपीआईज। प्लस वी कैन ऑल्सो डू वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि जब हम ऑनलाइन अवेलेबल डेटा को स्क्रैप करके लेकर आते हैं, तो ऑनलाइन हमें पता है कि इंटरनेट पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ डेटा एंड इनफैक्ट ह्यूज वॉल्यूम्स के अंदर डेटा अवेलेबल है। तो इस तरीके के डेटा को हम स्क्रैप करके यूज़ कर सकते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए। अब जब भी हम डेटा को स्क्रैच से स्क्रैप करते हैं, उसे हमें क्लीन करना पड़ेगा, उसे हमें प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल डेटा नहीं होता, पर ये हाई वॉल्यूम्स में हम डेटा लेकर आ सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए। ये डेटा कहाँ से आता है? हमारे डिफरेंट HTML पेजेस हो गए, जो हमारी वेबसाइट्स होस्टेड है इंटरनेट पर, उनके HTML पेजेस हो गए, हमारे डिफरेंट ब्लॉग्स हो गए, आर्टिकल्स हो
गए, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस हो गए। हमें अगर ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ बिल्ड करना है तो हमारी अमेजॉन की वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से हम डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। अगर हमें सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ बिल्ड करना है तो हम सोशल मीडिया रिलेटेड वेबसाइट से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज फॉर आवर वेब स्क्रैपिंग। अच्छा, जब भी हम वेब से डेटा को स्क्रैप करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस जिनको हमें फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा अगर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है तो उसको हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट हर जो डिफरेंट कंपनी होती है उनका अपना टर्म्स एंड कंडीशंस पेज होता है, उसे हमें पढ़ लेना चाहिए रिगार्डिंग डेटा यूजेज राइट्स। कई सारी कंपनीज हैं जो अपने डेटा को एज अ यूजर से व्यू करने की एक्सेस देती हैं, दूसरे किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने डेटा से अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने की एक्सेस नहीं देती। तो ऐसे में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का ऑनलाइन अवेलेबल कोई भी डेटा, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, फोटोज फॉर्मेट में हो, उसे बिना एक्सप्लिसिट परमिशन के यूज नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी हम किसी और एक्सटर्नल वेबसाइट से, ऑनलाइन सोर्स से डेटा ले रहे होते हैं तो हमेशा उनके हमें टर्म्स एंड कंडीशंस एंड गाइडलाइंस को देखकर चलना होता है। तो इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ में वी ऑल्सो हैव सेंसर्स एंड डिवाइसेस। जैसे हमने बात की थी, हमारे हेल्थ वेयरेबल्स हैं, हेल्थ रिलेटेड आपने रिंग्स देखी होंगी, बैंड्स देखे होंगे। उसके साथ में वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, जहां से मल्टीपल सोर्सेज से जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जा सकता है। अब एज अ डेटा साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कि इन ऐप्स को हम खुद ही बैठकर बना रहे होंगे। डेफिनेटली एप्लीकेशंस को बिल्ड करने का जो काम है वो कंपनीज के अंदर ऐप डेवलपर्स करते हैं, पर ऐप डेवलपर्स क्या करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट कर लेंगे, उसे कहीं पर स्टोर करा देंगे और फिर वहां से हमें उस डेटा की एक्सेस मिलेगी एंड देन वी कैन वर्क ऑन दैट डेटा। सिमिलरली हमारी कंपनी के जो वेब डेवलपर्स हैं वो हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कराएंगे, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डेवलपमेंट करते हुए, और फिर डायरेक्टली हम डेटाबेस से या हमारे पास सर्वर पर कुछ डेटा अवेलेबल होगा वहां से हम डेटा को फेच कर सकते हैं। तो डेटा को स्टोर कराने वाले काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती एज ए डेटा साइंटिस्ट, पर एक बार वो डेटा स्टोर हो जाए तो उसके ऊपर वर्क करना हमें आना चाहिए। उसके साथ में वी हैव सर्वेज एंड फॉर्म्स। अगर हमें कोई कस्टमाइज्ड अपने हिसाब से स्पेसिफिक लेबल डेटा चाहिए होता है तो उसके लिए हम, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फैक्शन का या कस्टमर फीडबैक का डेटा चाहिए, ऐसा डेटा ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर स्टोर तो होगा नहीं, ना कहीं पर रेडीली अवेलेबल होगा डिपेंडिंग अपॉन आवर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम डिफरेंट सर्वेज क्रिएट करेंगे, फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा सोर्सेज। उसके साथ में हमारे पास सिस्टम जनरेटेड डेटा भी होता है। जैसे सिस्टम्स के साथ कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी एप्लीकेशन होती है, कुछ लॉग्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते रहते हैं। हमारी डिफरेंट जो कैमरास हैं, सर्वेलेंस वीडियो है, वो रिकॉर्ड होती रहती है, तो हमारे पास वीडियो फीड का जो डेटा है वो भी इसी के अंदर आता है, सिस्टम जनरेटेड के अंदर। वी ऑल्सो हैव सिंथेटिक डेटा। कई बार कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे पास जो रियल डेटा अवेलेबल होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो या तो लिमिटेड होता है या फिर सेंसिटिव होता है। तो ऐसे में हमें आर्टिफिशियल डेटा जनरेट करना पड़ता है। और ये आर्टिफिशियल डेटा हम जनरेट कैसे करते हैं? वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ GANs, जनरेशनल एडवर्सियल नेटवर्क्स होते हैं जो जनरेट करने का काम करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ GANs हम आर्टिफिशियल डेटा जनरेट करके फिर उस पर अपने मॉडल्स को ट्रेन या टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी हैव डिफरेंट डेटा सोर्सेज फॉर डेटा कलेक्शन। इसमें डेटा बेसेस, पब्लिक डेटा सेट्स, APIs एंड वेब स्क्रैपिंग, ये सारी की सारी हमारी सेकेंडरी मेथड्स हैं। सेंसर्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, सर्विस फॉर्म्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे प्राइमरी सोर्सेस हैं एंड दिस इज आवर सिस्टम जनरेटेड डेटा। अब एक एक करके हम इनमें से इंपॉर्टेंट डेटा सोर्सेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहला डेटा सोर्स जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी आवर डेटाबेसेस। एंड डेटाबेसेस के अंदर क्योंकि सबसे पॉपुलर डेटाबेसेस होते हैं हमारे SQL डेटाबेसेस, तो हम नेक्स्ट अब SQL को सीखने वाले हैं। बेसिकली SQL डेटाबेसेस हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। रिलेशनल, वैसे तो इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, पर रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस आर बेसिकली टेबल्स। पैंडास के अंदर जैसे हमने टेबल्स देखी जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, वैसे ही हमारे SQL डेटाबेसेस के अंदर रिलेशंस के अंदर, मतलब टेबल्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। जैसी टेबल हमारी एक्सेल शीट के अंदर हमें देखने को मिलती है, पैंडास में देखने को मिलते हैं, वैसी टेबल्स में हमारा डेटा स्टोर होता है। एंड इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं अ स्पेशल लैंग्वेज विच इज कॉल्ड SQL। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। एंड SQL वो लैंग्वेज है जिससे हम SQL डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। SQL डेटाबेसेस नहीं है, SQL लैंग्वेज है। और SQL डेटाबेसेस में कौन कौन से डेटाबेसेस आ जाते हैं? MySQL आ जाता है, Postgres आ जाता है, और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, पर क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज MySQL, तो MySQL डेटाबेस को सीखने वाले हैं और कैसे हम SQL लैंग्वेज से उस डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अब डेटाबेसेस काफ़ी पॉपुलर सोर्स हैं फॉर डेटा साइंस और फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। एंड वाई इज दैट? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो डेटाबेसेस से हमें जो डेटा मिलता है वो रिलायबल डेटा होता है, क्योंकि वो हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्टोर करा है, तो वो काफ़ी रिलायबल डेटा होता है।
प्लस वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ रेलिवेंट डेटा, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक डेटा है तो ऑब्वियसली रेलिवेंट होगा। अगर हम सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया रिलेटेड ही डेटा हमें मिल जाएगा। अगर हम हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड डेटा हमें मोस्ट प्रॉब्ली अपनी डेटाबेस के अंदर मिल जाएगा। उसके साथ में दिस डेटा इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड डेटा के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ एडिशनल कॉस्ट नहीं लगनी, कोई एडिशनल हमें सर्वे नहीं रन करना, कुछ हमें काम एडिशनली नहीं कराना किसी और एपीआई या सोर्स को। वी डोंट रियली हैव टू पे बिकॉज इट्स आवर ओन्ड कंपनी ओन डेटाबेस। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होता है डेटा को सोर्स करने का। तो इन सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा सोर्स जिसको हम अपने डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अंडर डेटा कलेक्शन इटसेल्फ हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल को। अब एक एक करके हम इनमें से इंपॉर्टेंट डेटा सोर्सेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहला डेटा सोर्स जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी आवर डेटाबेसेस। एंड डेटाबेसेस के अंदर क्योंकि सबसे पॉपुलर डेटाबेसेस होते हैं हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस, तो हम नेक्स्ट अब एसक्यूएल को सीखने वाले हैं। बेसिकली एसक्यूएल डेटाबेसेस हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। रिलेशनल वैसे तो इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, पर रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस आर बेसिकली टेबल्स। पैंडास के अंदर जैसे हमने टेबल्स देखी जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, वैसे ही हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर रिलेशंस के अंदर मतलब टेबल्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। जैसी टेबल हमारी एक्सेल शीट के अंदर हमें देखने को मिलती है, पैंडास में देखने को मिलते हैं, वैसे ही टेबल्स में हमारा डेटा स्टोर होता है। एंड इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं अ स्पेशल लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। एंड एसक्यूएल वो लैंग्वेज है जिससे हम एसक्यूएल डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एसक्यूएल डेटाबेसेस नहीं है, एसक्यूएल लैंग्वेज है। और एसक्यूएल डेटाबेसेस में कौन कौन से डेटाबेसेस आ जाते हैं? माई एसक्यूएल आ जाता है, पोस्टग्रेस आ जाता है, और भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पर क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस को सीखने वाले हैं और कैसे हम एसक्यूएल लैंग्वेज से उस डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अब डेटाबेसेस काफ़ी पॉपुलर सोर्स हैं फॉर डेटा साइंस और फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। एंड वाई इज दैट? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो डेटाबेसेस से हमें जो डेटा मिलता है वो रिलायबल डेटा होता है, क्योंकि वो हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्टोर करा है, तो वो काफ़ी रिलायबल डेटा होता है। प्लस वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ रेलिवेंट डेटा, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक डेटा है तो ऑब्वियसली रेलिवेंट होगा। अगर हम सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया रिलेटेड ही डेटा हमें मिल जाएगा। अगर हम हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड डेटा हमें मोस्ट प्रॉब्ली अपनी डेटाबेस के अंदर मिल जाएगा। उसके साथ में दिस डेटा इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड डेटा के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ एडिशनल कॉस्ट नहीं लगनी, कोई एडिशनल हमें सर्वे नहीं रन करना, कुछ हमें काम एडिशनली नहीं कराना किसी और एपीआई या सोर्स को। वी डोंट रियली हैव टू पे बिकॉज इट्स आवर ओन्ड कंपनी ओन डेटाबेस। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होता है डेटा को सोर्स करने का। तो इन सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा सोर्स जिसको हम अपने डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अंडर डेटा कलेक्शन इटसेल्फ हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल को।